हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 23 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक सी सीरीज चलाई जा रही है। 149 इसका प्राइस रखा गया है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ ड्रग अपराध की लहर के कारण इमरजेंसी लगा दी गई है 60 दिनों के लिए। नॉर्थ कोरिया के द्वारा पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल ये फिर से किया गया है। और विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 71वां स्थान मिला है। एमसीसी के द्वारा दो भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, जगावल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। जम्मू कश्मीर सरकार ने दुबई की सरकार के साथ औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए समझौता किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च करने का फैसला किया है। इसराइल में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। और जेम्स पेटरसन इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड रैंकिंग में पायस जैन ये टॉप पर आ गए हैं। अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो देखिए, इनमें से जो पाकिस्तान है, हालांकि ये तो पहले से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, अब ये फिर से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो पाकिस्तान ये तो इम्पोर्टेंट है, हर बार इस लिस्ट में आ जाता है। यदि देखा जाए तो लगातार तीसरी बार ये इस लिस्ट में बना हुआ है। आज ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी तक जो तुर्की था, जो कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लेता था हर बार, तो ये जो तुर्की है, अब ये खुद भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका है। मतलब कि अब ये पाकिस्तान की और ज़्यादा सहायता नहीं कर सकेगा ग्रे लिस्ट से निकलने में। वैसे यदि हम देखें तो तुर्की के अलावा जो जॉर्डन है और माली, तुर्की, जॉर्डन, माली, पाकिस्तान, ये सभी ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन मैंने रखा है कि कौन सा देश इसमें बरकरार है। तो पहले भी पाकिस्तान था और अभी भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो मैंने बता दिया है, तुर्की को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। तुर्की के अलावा जॉर्डन, माली भी शामिल है। लेकिन अभी दो कंट्रीज़ को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। ये दो कंट्रीज़ हैं, बोत्सवाना और मॉरिशस। थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि एफएटीएफ ये है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप कह सकते हैं कि अमीर देशों का एक संगठन है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस देश को लोन मिलना चाहिए या किस देश को लोन नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, देश है ये भी तो लोन लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। वर्ल्ड बैंक, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, तो ये सजेस्ट करते हैं। ये जो एफएटीएफ है, इसकी स्थापना G7 कंट्रीज के द्वारा की गई थी 1989 में। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है, ये स्थित है पेरिस, फ्रांस में। अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी लिस्ट की यदि हम बात करें तो एक तो होती है ग्रीन लिस्ट, मतलब कि जो भी कंट्रीज ग्रीन लिस्ट में शामिल है वे इजिली वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन ले सकती हैं। इसके बाद है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में लोन तो मिलता है लेकिन काफ़ी सारी पाबंदियों के साथ, ठीक है। और यदि ब्लैक लिस्ट, यदि ये ब्लैक लिस्ट में आ गया तो समझ लीजिए कि उस देश का तो इंटरनेशनल तरीके से ही बॉयकॉट कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी वित्तीय संस्थाएं इन्हें लोन नहीं दे सकेंगी। तो अभी तक यदि देखा जाए तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं आ पाया है, मतलब कि जाते जाते बच गया था, क्योंकि हर बार इसे तुर्की का समर्थन मिल जाता था। लेकिन तुर्की का समर्थन मिलता था, अब वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुर्की भी अब इसमें शामिल हो चुका है। एफएटीएफ ये निगरानी रखती है कि मान लीजिए हमने इन कंट्रीज को वित्तीय सहायता के रूप में जो लोन प्रोवाइड करवाया है इन बैंकों के माध्यम से, उस पैसे का इस्तेमाल ये कहाँ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर तो यही नज़र थी कि लेता तो ये है डेवलपमेंट के लिए पैसा, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा देता है, टेरर फंडिंग में, यानी कि गलत कार्यों में। इसलिए इस पर नज़र रखी जा रही थी। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये बरकरार था और है, और अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, कल मैंने आप लोगों से दो सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर रशिया और दूसरे का राइट आंसर लद्दाख था। आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। रेडियम समूह रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन बना है, और कौन सा देश बूचड़खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रमशः थॉमस कप और उबर कप जीता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो दोनों कप है, थॉमस कप और उबर कप,
ये दोनों ही रिलेटेड है बैडमिंटन से, जिसमें कि ये जो थॉमस कप है, ये रिलेटेड है पुरुषों के बैडमिंटन से और उबर कप ये रिलेटेड है महिलाओं के बैडमिंटन से। तो यदि हम बात करें थॉमस कप की, जो कि जीता है इंडोनेशिया ने, यदि हम बात करें उबर कप की, जो कि जीता है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस कप और उबर कप। जिसमें कि यदि हम बात करें ये जो पुरुषों का बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप, इसमें इंडोनेशिया ने चाइना को हराया है। और जबकि यदि हम बात करें उबर कप की, इसमें चाइना ने हराया है जापान को। मतलब कि विजेता तो है थॉमस कप में इंडोनेशिया और उबर कप में विजेता है चाइना। ये क्लियर हो गया। थॉमस कप का ये मतलब कि इंडोनेशिया का ये 14th थॉमस कप बैडमिंटन खिताब है और 2000 बाद के बाद इसने अपना पहला खिताब जीता है, इतने लंबे गैप के बाद। यदि हम बात करें उबर कप की, ठीक है, तो उबर कप चाइना ने अपनी 15वीं उबर कप ट्रॉफी जीती है जापान को हरा करके। यहाँ मैंने नोट में साफ लिख भी रखा है कि थॉमस कप जो कि पुरुषों से रिलेटेड है और उबर कप ये है महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड। ये क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को इंडोनेशिया और चाइना से रिलेटेड एक एक फैक्ट बता देती हूँ, जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो हाल ही में जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रिलीज किया गया था, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि दान देने के मामले में जो देश टॉप पर था ये इंडोनेशिया ही था। भारत की रैंकिंग इसमें 14th रही थी। यदि हम बात करें चाइना की, चाइना ये किस मामले में टॉप पर था, तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर था। भारत की रैंकिंग इसमें चौथी बताई गई थी। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? तो इसमें से जो 12 बारडोस देश है, अभी तक इसका आधिपत्य आप कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास था, लेकिन अब इन्हें हटा करके यहाँ की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डेम सेंड्रा। ठीक है, डेम सेंड्रा, जो कि 12 बारडोस कोर्ट ऑफ अपील्स में सेवा देने वाली पहली महिला भी हैं, जिन्हें कि यहाँ का अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुन लिया गया है। क्योंकि यदि देखा जाए तो जो बारबाडोस है, ये एक गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है ना? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी लोकेशन, बारबाडोस की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। ये मार्कर के कारण मैं क्लियर नहीं कर पा रही। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, रेड रेड दिखाई दे रहा है, बारबाडोस, जो कि एक कैरिबियाई देश है। इसका जो आधिपत्य था, ये ब्रिटेन की महारानी के पास ही था, लेकिन अब ये गणतंत्र राज्य बनने जा रहा है और अब अपने इसने खुद का ही राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया है। इसकी कैपिटल की यदि हम बात करें तो ये ब्रिज टाउन, करेंसी है $12 और ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, मतलब कि कैरिबियाई कंट्री है। हालांकि बारबाडोस ऐसी पहली कंट्री नहीं है जो कि जिसने कि अपना आधिपत्य जो है ये ब्रिटेन की महारानी से हटाने का फैसला किया है। इसके पहले भी कैरिबियाई कंट्री है, जैसे कि त्रिनाद, टोबैगो और डोमिनिका, ये भी ऐसा फैसला कर चुके हैं हम। और बारबाडोस वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन है, यहाँ 2,85,000 लिखा हुआ है। लगभग 3 लाख की पॉपुलेशन वाला देश है और चाइना पर इसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसके कारण इसमें काफ़ी सारी विविधता पाई जाती है। यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। यही जो देश है, आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने जा रहा है। स्वतंत्र होने जा रहा है कहने का मतलब है कि अपनी जो आप कह सकते हैं कि अधिकृत था जो ये अब तक ब्रिटेन की महारानी के, मतलब कि इन्हें अपना सब कुछ मानते थे, आधिपत्य आप कह सकते हैं, जो कि एलिजाबेथ को इन्होंने दे रखा था, ये अब हटा दिया है 12 बार डोज ने। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन मैंने दिखा दी है आप लोगों को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, सॉरी साउथ कोरिया के द्वारा। हालांकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये लगभग पैरेलली चल रहे हैं एक दूसरे के। किस मामले में पैरेलली चल रहे हैं? तो देखिए, जैसे कि सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो हम नॉर्थ कोरिया में पढ़ते हैं, उसके 1-2 दिन बाद ही साउथ कोरिया में सुनने को आ जाती है। अभी वहाँ हमने पनडुब्बी मिसाइल पढ़ी थी ना, अब यहाँ साउथ कोरिया में आप पढ़िए कि पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट, मतलब कि स्वदेशी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से साउथ कोरिया में डेवलप किया हुआ ये अंतरिक्ष रॉकेट है, जिसका नाम रखा गया है नूरी। और इसी का सफल परीक्षण अभी हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा कर लिया गया है। तो ये जो नूरी रॉकेट है, ये 1.5 टन वजनी, यानी कि इतने वेट का पेलोड ये अपने साथ पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाएगा,
जो कि स्टेनलेस और एल्यूमीनियम से बना हुआ है, ठीक है? और साउथ कोरिया अपनी स्वदेशी कक्षा को रॉकेट में स्थापित करने में पहले तो विफल रहा था, अब इसने जो प्रयास किया है, अब ये सफल हो चुका है। इसने पहला प्रयास शायद 2008 या 9 में किया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। साउथ कोरिया के द्वारा ऐसा भी प्लानिंग की गई है कि 2030 तक ये चंद्रमा पर भी एक यान भेज सकता है। साउथ कोरिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? सियोल। सियोल पीस प्राइज़ से कौन सम्मानित किए गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ की करेंसी साउथ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। सैमसंग ये किस देश की कंपनी है? तो ये है साउथ कोरिया की कंपनी। अभी दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता ये सैमसंग ही चुना गया है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसी सैमसंग के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो कारखाना है, ये 2018 दिसंबर 2018 में स्थापित किया गया था, नोएडा के सेक्टर 81 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी काफी ज्यादा चर्चे में था, यहाँ विस्फोट देखने को मिला है जापान में। मतलब कि जापान का एक द्वीप आप लोगों ने सुना होगा, क्यूशू द्वीप। क्यूशू द्वीप जो कि एक फेमस टूरिज्म प्लेस है। ये जो आप देख पा रहे हैं यही है क्यूशू द्वीप। हालांकि 4 द्वीपों के नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, क्यूशू, सिकोकू, होन्शु और हकाइडो। होन्शु द्वीप पर यहाँ की राजधानी टोक्यो स्थित है। और ये जो आप देख पा रहे हैं हिरोशिमा, ठीक है? हिरोशिमा में जो विस्फोट हुआ था, कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका के द्वारा यहाँ एक परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और इसके 3 दिन बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी में एक और परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। इसका नाम था फैट मैन, ठीक है? जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर है, इंडिया को 90वां स्थान मिला है। खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं इस ज्वालामुखी की, जिसमें कि ये भीषण विस्फोट देखने को मिला है। विस्फोट इतना भीषण था कि लगभग 12,000 फीट ऊंचाई तक इसकी जो राख है यानी कि धुआं ये दिखाई देने को मिला था। यदि हम बात करें फिलीपींस की, तो अभी इसी साल तो ताल ज्वालामुखी काफी ज्यादा चर्चे में था। फिलीपींस में इसका विस्फोट देखने को मिला। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट ये देखने को मिला था इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट टिटलिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है कि माउंट टिटलिस कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। थोड़ा इससे यदि आप रिलेट कर सके तो एक और योजना थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, FIR आपके द्वार। मतलब कि घर बैठे आप FIR रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसे ही आप घर बैठे राशन मंगवा सकते हैं अपने घर पर ही। इसके लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है। अभी हाल ही में इसका फैसला किया गया है, ठीक है? 19 अक्टूबर को यह फैसला किया गया यहाँ की कैबिनेट में कि ये योजना लागू की जानी चाहिए। बेसिकली गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कुछ समय पहले ही मंगू भाई छगन भाई पटेल बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो कान्हा किसली, इसके अलावा बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है, इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, यहाँ क्या चर्चे में था? बक्सवाहा के जंगल, जहां विशालतम हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने के लिए निवेदिकाएं जारी की है? सिंपल आप याद रख लें कि रोजगार बाजार ये जो पोर्टल था, इसके सक्सेसफुली रन होने के बाद अब रोजगार बाजार पोर्टल 2.0 जो कि लॉन्च करने जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये किस तरह का पोर्टल है? तो कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवा जो कि नौकरी चाह रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है, तो उन्हें एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा ये पोर्टल, जिसे नाम दिया गया है रोजगार बाजार 2.0। दिल्ली की यदि हम बात करें, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, LG यहाँ के हैं अनिल बैजल।
वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला यूटी है। इसके अलावा हाल ही में यहाँ फिर से ऑड इवन पहल ये लागू कर दी गई है। स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो दीपिका पादुकोण है, ये बन गई है एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। एडिडास की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। थॉमस रेब ये हैं इसके चेयरमैन। हालांकि चेयरमैन याद करके आप क्या ही करेंगे, बस कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है किस देश की कंपनी है। जैसे कि एक बार एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि ऑडी किस देश की कंपनी है, ऑडी जो कि एक कार है। वैसे ही पूछा जा सकता है कि एडिडास किस देश की कंपनी है, तो ये एक जर्मन कंपनी है। इसी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण की नियुक्ति की गई है। हालांकि दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु ये किसी और की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत सरकार के द्वारा जो भारत की लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई थी, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है और साथ में पीवी सिंधु भी है। विस्तारा एयरलाइन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। देखिए एडिडास से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एडिडास का एक अभियान था, एक कैंपेन था जिसका नाम था स्टे इन प्ले। स्टे इन प्ले अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये मीराबाई चानू को बनाया गया था। कैटरीना कैफ ये भी हाल ही में शुगर फ्री की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कृति सनन ये बाटा जो कि एक ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जिसे सखारोव पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, 2021 का ये किसे प्रदान किया गया? तो इसके विजेता रहे थे अलेक्सी नवनेली, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। मतलब कि इन्हें जो पुरस्कार है इनकी बेबाकी के लिए दिया गया है, मतलब कि इनके विचारों की स्वतंत्रता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बेसिकली इन्हें ये पुरस्कार रशिया में जिस तरह का करप्शन और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसका पर्दाफाश इन्होंने किया, जिसके लिए इन्हें यूरोपीय यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार का नाम अंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। इसी की विजेता रहे अलेक्सी नवनेली। यदि हम बात करें दमेत्री मुराटो और मारिया रेसा की, ये कौन है? तो इस साल का जो नोबल पीस प्राइज रहा, इसके विजेता ये दोनों ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को। हकलाना तो आप समझते ही होंगे ना, जिसे आप स्टैमरिंग कहते हैं, रुक रुक कर बोलना। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 1998 से हर साल 22 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जा रहा है। हर बार की थीम भी रहती थी, इस बार की थीम है जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसे बोलें। तो इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस, जबकि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि या देश कहा जाता है। थाईलैंड को कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज नाम था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज फंक ने। और स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम, निकल का मिश्रण होती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर ये था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा देखिए, ये कल का सवाल और आज का सवाल दोनों एक ही हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। पहले मैंने आप लोगों से बीच में जो 2 सवाल पूछे हैं ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।